हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। बच्चों, आइए हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखिए, आप लोग ये पहले जान ही चुके हैं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इनमें से साइंटिस्टों ने परमाणु क्रमांक को परमाणु का बेस माना और इसी को मान करके इन्होंने डिसाइड किया कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। आप लोग जनरली जानते ही हैं कि हमारा जो परमाणु है इसके ऊपर 1 पॉइंट इंटू 10⁻⁻19 पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको एक यूनिट चार्ज मान लिया और ये गुणात्मक रूप से हर एक परमाणु के अंदर बढ़ता है, इसीलिए इसको बेस मान करके उन्होंने डिसाइड किया कि परमाणु क्रमांक हम लोग जितने भी यूनिट किसी भी परमाणु के अंदर ये चार्ज होगा इसी की संख्या को हम लोग परमाणु क्रमांक कहेंगे। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि एक यूनिट जो ये चार्ज है ये एक प्रोटॉन के बराबर होता है। एक प्रोटॉन के बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मतलब ये होगा कि जितनी संख्या इसकी होगी एक परमाणु के अंदर उतनी संख्या इसकी होगी। इसीलिए हम लोग जो डेफिनेशन देखते हैं वो लिखी रहती है कि एक परमाणु के अंदर, इस परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उनकी संख्या ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाएगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है इसलिए उसका परमाणु क्रमांक 1 है। हीलियम के अंदर 2 है तो इसका परमाणु क्रमांक 2 होगा। फिर लिथियम है, इसके अंदर 3 होते हैं। लिथियम के बाद में बेरिलियम है, उसके अंदर 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन के अंदर होंगे 8, फ्लोरीन के अंदर 9, नियोन के अंदर 10, सोडियम के अंदर 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15 और सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23 और क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। बच्चों, ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर सकें। ये एक तरीके से हम लोग यहाँ पे, मैंने अभी आपको बताया कि एक परमाणु के अंदर अगर एक प्रोटॉन है तो उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 1 होगा और अगर किसी एलिमेंट के अंदर 30 प्रोटॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक 30 होगा। तो ये मैंने परमाणु क्रमांक लिख दिए हैं 30 तक के। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। इनको तैयार करना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग इनको तैयार नहीं करेंगे तो ये जान लीजिए कि आप लोगों को आगे बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं और फिर आप लोग आगे समझ नहीं पाएंगे केमिस्ट्री क्या होती है। अच्छा, इसके बाद में हम बात करेंगे। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका जो मास होता है 0.0005485 AMU। प्रोटॉन का जो मास है 1.00727 AMU और न्यूट्रॉन का भार जो है वो होता है 1.00865 AMU। बच्चों, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आगे बात करने वाला हूं एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास ए
इसको आप लोग परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं या द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। द्रव्यमान संख्या। देखो बच्चों, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम लोग किसी के भार की बात करते हैं तो उसमें हम लोग उसके सभी कंटेंट या सभी भाग जोड़ देते हैं और फिर उनको उनका वजन जोड़ करके हम लोग उसका वजन डिसाइड करते हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो एटम है उसके अंदर भाई तीनों तो पॉइंट ये हो गए आपके, तीनों कंटेंट, एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। इसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत सारे कण होते हैं जो मैंने आप लोगों को अस्थायी कणों के रूप में बताया था जिनके बारे में। तो जो परमाणु का भार है उन सब के कणों का भार और ये इन कणों का भार जोड़ करके ही, सम्मिलित करके ही हम लोग कहते कि ये परमाणु भार है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग परमाणु भार ना कह करके इसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं ये जान लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, जो परमाणु का द्रव्यमान है वो है 1 पॉइंट से शुरू हुआ है। ठीक है, न्यूट्रॉन का भार भी यहाँ से 1 पॉइंट से शुरू हुआ है। अगर हम लोग इन दोनों के भार को और बाकी कणों के भार को कंपेराइज करें, उनकी तुलना करें, तो हम लोग पाएंगे कि इन दोनों की तुलना में उनका जो भार है बहुत ही कम है। या यूं कह लीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद के जो द्रव्यमान है वो हमने छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो उसमें पाएंगे कि हम लोग एक यूनिट तो इसको मान लिया गया, एक यूनिट इसको मान लिया गया है, इसीलिए दोनों चीज यही डिसाइड हो पाएंगी। उनका द्रव्यमान बहुत कम होने की वजह से हमने उसको नगण्य मान लिया है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ भार हमने छोड़ दिए हैं, इसीलिए हम लोग इसको परमाणु भार भी नहीं कहते हैं। इसलिए हम इसको नाम दूसरा जो दिया गया है वो द्रव्यमान संख्या है। हम लोग हमेशा इसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और हम लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि हमने यहाँ पे ये एक है प्रोटॉन और यहाँ पे एक ही यूनिट है, तो हम लोग इनको एक एक मान करके ही इन्हीं के बेस बना करके इसको परिभाषित भी करते हैं कि किसी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉनों की संख्या और जितने न्यूट्रॉनों की संख्या मिलेगी उनके योग को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। मतलब डेफिनेशन यही है सिंपल, आपकी P प्लस N, ये इसी को आप लोग परिभाषित करते हैं। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या है उनके योग को हम एटॉमिक मास कहते हैं। अच्छा बच्चों, इसके ऊपर कोई छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जिनको आप लोग आसानी से देख ही रहे हैं। ये एक छोटा सा फार्मूला है, इसमें 3 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट गायब होगा और 2 आप लोगों को दिए हुए होंगे, तो आप लोग तीसरे को कैलकुलेट करके, सिंपल कैलकुलेशन है, निकाल सकते हैं। फिर भी एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। सपोज कर लीजिए एक यहाँ पे हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं छोटा सा, एक जो एटम है हमारा उसका जो द्रव्यमान संख्या है वो 23 है और उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी 12 है। बताइए उसका जो प्रोटॉनों की संख्या है वो कितनी होगी। तो जस्ट सिंपल वाले फार्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं। P बराबर फार्मूला आपका होगा A माइनस P, ये बन जाएगा आपका 23 माइनस 12 इक्वल 11। तो P मतलब उसका जो प्रोटॉनिक संख्या है या उसका जो परमाणु क्रमांक है वो आपका 11 होगा। इस तरीके से छोटे छोटे इसमें न्यूमेरिकल हो सकते हैं, इनको आप लोग तैयार करिएगा। आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल भी दिए गए होंगे। इनको आप लोग समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक। देखो अगर आप लोग वैसे तो जानते ही होंगे कि हमारे पास में कई एलिमेंट होते हैं एक ही तत्व के, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटीरियम और इसका नाम है ट्राइटियम।
इसी तरीके से हम लोग कार्बन के समस्थानिक वो भी दे सकते हैं रूप। कार्बन कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 होता है, कार्बन आपका 60 भी होता है, जिसको फुलरीन बोलते हैं। 6 कार्बन 70, 6 कार्बन 71, 6 कार्बन 72, 6 कार्बन 73 और भी इसके समस्थानिक हो सकते हैं, लेकिन अभी ज्ञात नहीं है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, वो 3 रूपों में पाया जाता है, और एक कार्बन है वो भी हमारा बहुत सारे रूपों में पाया जाता है। इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि एक ही एलिमेंट जब अलग अलग रूपों में पाया जाता है तो उनके सभी जो आपके रूप हैं उनको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। इसकी जनरली डेफिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है तो हम लोग कह देते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न हो, उनको हम समस्थानिक कहते हैं या आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं और आप लोग कार्बन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जस्ट इसी तरीके से हमारा दूसरा पॉइंट होगा संभारिक। ये आइसोबार कहते हैं हम लोग इसको, आइसोबार से ले लीजिए। इसमें इसका थोड़ा सा जस्ट उल्टा है, इसमें एलिमेंट अलग अलग ही होंगे। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं सिंपल सा, जो हमारा नाइट्रोजन है 7N14 होता है, और आप लोग यहाँ यहीं से लूप ले सकते हैं इसका एक ये, इसमें ये ऊपर का क्या है, ये भार है और ये इसके परमाणु क्रमांक है। मतलब इसमें ऊपर वाली चीज मतलब जो आप इनके परमाणुओं के भार होंगे वो समान होंगे और नीचे वाले जो परमाणु क्रमांक है वो भिन्न होंगे। ऐसे सभी आपके एलिमेंट्स जो हैं वो समभारी कहलाएंगे। इसका एक एग्जांपल तो ये हो गया है। दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें हम लोग आर्गन को ले रहे हैं। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर वो 18 होता है और एटॉमिक मास इसका 40 होता है। इसी तरीके से हम लोग पोटेशियम को ले रहे हैं, इसका 19 होता है एटॉमिक नंबर और इसका जो एटॉमिक मास है वो 40 होता है। और कैल्शियम का हमारा जो एटॉमिक नंबर वो 20 है और इसका जो एटॉमिक मास है वो 40 है। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी सभी एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास हैं वो 40 है, मतलब सभी के समान है, और सभी के यहाँ पे नीचे की साइड में जो दिए हुए हैं एटॉमिक नंबर वो डिफर है, वो अलग अलग हैं। इसीलिए हम लोग इनको भी संभारिक कह सकते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या होते हैं? पहले एग्जांपल देखिए आप लोग, जैसे कि हमारा नियोन है, आप लोगों को मैंने अभी लिख करके दिए हैं एटॉमिक नंबर्स। इसका आप लोग देखेंगे इसका 10 है एटॉमिक नंबर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे। अब हमारा दूसरा है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर आप लोग जानते होंगे 11 होता है, लेकिन अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो ये Na+ बन जाएगा। इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम को भी लिख सकते हैं। मैग्नीशियम के जो परमाणु क्रमांक है वो 12 होता है। अगर हम लोग उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन हमारे शेष बचेंगे। इसी तरीके से यहाँ तो निकालने की प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल भी सकते हैं। जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है। अगर हम लोग इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन को भी ले सकते हैं हम लोग। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है आप जानते होंगे 8 होता है। अगर हम लोग इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें
तो इसका अंदर भी जो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 10 हो जाएगी। तो आप लोग देख रहे हैं इन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, इसीलिए हम लोग इनको सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो हम लोग इसकी जो डेफिनेशन है वो बना सकते हैं, ऐसे परमाणु या आयन्स, ये आयन ही है, इनको हम लोग जिनके ऊपर चार्ज होता है परमाणुओं के ऊपर उनको हम लोग आयन बोलते हैं। तो ऐसे परमाणु और आयन जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब इसी तरीके से आइसोन्यूटोनिक, आइसोन्यूटोनिक इसको हम लोग समन्यूटॉनिक, समन्यूटॉनिक, न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। जैसे कि देख लीजिए हमारा जो 7n14 नाइट्रोजन है, इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या, जैसे कि सिंपल फार्मूला हमने पीछे ये बताया कि ये A होता है और ये Z होता है या P होता है, तो हम लोग उसी फार्मूले से निकाल के देख सकते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या आएगी 7। इसी तरीके से हमारा जो कार्बन का एक समस्थानिक है, ये वाला कार्बन 13, इसके अंदर भी इसको माइनस करके रखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे n = 7 ही आएगा। तो ऐसे एलिमेंट्स भी बहुत हो सकते हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या सेम हो, ऐसे सभी एलिमेंट्स को हम लोग सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। बच्चों मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है क्योंकि कभी कभी एक जो छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल न्यूमेरिकल का पीछे बताया है उसमें कुछ ऐड हो जाते हैं शब्द, जैसे कि हमारा एक ये ले लीजिए आप लोग, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग, हमारे दो एलिमेंट है x और y, और ये दोनों, इनमें से कोई भी एक नाम दे देगा, समभारिक या समस्थानिक या सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं देगा, या सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, इनमें से तीनों में से कोई भी एक वो मतलब यानी कि इनको बोल देगा शब्द को, जिससे कि हमें एक चीज फिक्स हो जाएगी। जैसे कि हम लोग न्यूट्रॉनिक ही ले रहे हैं, x और y सम न्यूट्रॉनिक हैं, सम न्यूट्रॉनिक हैं, और जो हमारा y एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक, y का एटॉमिक मास है, सपोज कर लीजिए 13 ही है। ठीक है, और इसका जो परमाणु क्रमांक है y का z या p, जो भी आप लोग लिखना चाहें, वो 6 है। तो वो पूछ रहा है कि x का n बताइए कितना होगा। ठीक है, या फिर n का कुछ और भी पूछ सकता है। चलिए पहले यही देख ले रहे हैं, इतना सही। तो हम लोग देखिए यहाँ पे आप लोग इसके दो y के दो कंटेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप लोग y के लिए काम करेंगे, यहाँ पे इसके लिए काम करेंगे, और इसमें सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, A = Z/P, इनमें से आप लोग एक लीजिएगा प्लस n, तो मैं भी अब की बार में यहाँ पे Z ही लूंगा। तो हमें क्या निकालना है, n निकालना है यहाँ से, तो n इक्वल हो जाएगा A - Z इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया 13 - 6 इक्वल टू 7। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे n की वैल्यू 7 आई है, और इसका मतलब ये हुआ कि y के अंदर जो न्यूट्रॉनिक संख्या है वो 7 है। अब यहाँ पे हम लोग x की बात कर रहे हैं क्योंकि इसे तो y के लिए आपने काम किया है, हम लोग जानते हैं कि दोनों सम न्यूट्रॉनिक हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्योंकि x और y आइसोन्यूट्रॉनिक हैं, आइसोन्यूट्रॉनिक है, इसीलिए x बराबर भी होगा 7n, मतलब उसके अंदर भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी 7
न्यूटन होंगे। अब उसने ये ना कह करके अगर आप लोगों को मतलब थोड़ा और टाइप का दूसरी टाइप का थोड़ा सा और बड़ा न्यूमेरिकल दे दिया, ध्यान से देखें मेरी बात को। एक टाइप तो ये हो गई है और थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करने वाला हूं। ये दूसरा एग्जांपल होगा, ये पहला हो गया इसका दूसरा एग्जांपल। इसमें हम लोग दूसरा नाम ले लेंगे x और y हमारे आइसोबार्स हैं, समभारिक हैं, समभारिक हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें हमने क्या काम किया है, y का एक तो z ले लिया है 20 और इसमें y को हमने न्यूटनों की संख्या भी ले ली है 20। ये देखिए जरा ध्यान से देखिए, हमने इसमें क्या कहा है कि x और y समभारिक है। अब तो हम लोग इसके बाहर निकाल सकते हैं हम लोग y का, क्योंकि हमारे y के पास में y के दो कंटेंट दिए हुए हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा z प्लस n। यहां से हमने निकाल लिया ये भी 20 प्लस 20 इक्वल टू 40। अब आप लोग जानते हैं कि दोनों समभारिक हैं, तो हमारे पास में जितना भार इसका होगा x y का होगा उतना ही x का होगा। तो यहां से आप लोग ये जान चुके हैं कि हमारे पास में a सिर्फ अकेले y का ही नहीं है, x का भी है, क्योंकि दोनों एलिमेंट समभारिक है, आइसोबार्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसका 19 जरूर लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास में इसका यहाँ से ये एटॉमिक मास भी आ गया है। अब हम लोग इसके न्यूटनों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला बना देंगे हम लोग n बराबर a माइनस जेड। तो a कितना आया 40, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि दोनों तो अब यहाँ से 40 माइनस इसका जो जेड दिया हुआ 19 है इक्वल टू कितना है 21 आया है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।